नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। शीत युद्ध के समय से चल रही दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर क्यूबा और अमेरिका गले लग रहे हैं। हालांकि इस दोस्ती की शुरुआत इस साल अप्रैल में ही हो गई थी, जब राउल कास्ट्रो और बराक ओबामा ने पहली बार हाथ मिलाया था। अब दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है। दुनिया की राजनीति के इतिहास में इसको एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। फिडेल कास्ट्रो 1959 में एक बड़ी क्रांति के वाहक बने थे और क्यूबा में वामपंथी सियासत की शुरुआत हुई थी। 1959 में इस क्रांति के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच जो भी संबंध थे वो खत्म हो गए थे और अमेरिका ने क्यूबा पर काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों का क्यूबा पर काफ़ी असर भी पड़ा। अब देखने की हम ये कोशिश करेंगे कि इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में इस रिश्ते को अमेरिका और क्यूबा की जनता किस तरह देख रही है और दुनिया की राजनीति के जो समीकरण हैं वो किस तरह से प्रभावित होंगे इन दोनों देशों के करीब आने से। आने वाले दिनों में सब कुछ पता चलेगा। अपने खास मेहमानों के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारा के स्तर पर दो अलग अलग धुरियां हैं। क्यूबा और अमेरिका किस तरह से साथ आने पर हालात बदलेंगे। मेरे साथ भास्कर बालाकृष्णन हैं, राजदूत रह चुके हैं कई देशों में और क्यूबा में भी रह चुके हैं राजदूत। और दूसरी खास मेहमान मेरे साथ मीरा शंकर हैं, जो कि अमेरिका में पोस्टेड रह चुकी हैं एक राजदूत की हैसियत से। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ JNU के, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वदराजन भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बालाकृष्णन जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आप वहाँ पोस्टेड रह चुके हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के मिजाज को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं ये एक सर्वे पढ़ रही थी अलग अलग दोनों देशों का कि जनता आखिर क्या चाहती है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि आखिर 50-60 साल गुजरने के बाद क्यों इन देशों को अभी इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें साथ आना चाहिए। तो 97% जो है क्यूबन समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि अमेरिका और क्यूबा को साथ आना चाहिए। ऐसा क्यों? ये तो क्यूबा से काफ़ी लोग अमेरिका में रहे हैं। जो क्यूबन एग्जाइल्स हैं, वो जो ओल्डर जनरेशन है वो अभी भी खिलाफ है, क्यूबन गवर्नमेंट के खिलाफ है। लेकिन जो यंगर जनरेशन है क्यूबन अमेरिकन्स, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाए। जहाँ तक क्यूबा में है, वहाँ तो लोग तो बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाए, ताकि वो आसानी से अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मिले, उनके फैमिली आ जाएं क्यूबा में और सामान भेज सके, पैसे भेज सके। ये सब उनकी उम्मीद है कि ये सब नॉर्मलाइज होने के बाद ये सब आसान हो जाएगा। और ये जो जहाँ तक क्यूबन गवर्नमेंट का सवाल है, वो तो पिछले 10-20 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएस की पॉलिसी है एम्बार्गो, वो कहते हैं ब्लॉकेड है, सिंपली एम्बार्गो नहीं है, ब्लॉकेड है। उसके खिलाफ यूएन में रेजोल्यूशंस हर साल पास होते हैं और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से पास होते हैं कि ब्लॉकेड को एलिमिनेट करो। तो क्यूबन गवर्नमेंट के हिसाब से ये भी अच्छा एक स्टेप है। हालांकि बहुत से और मुद्दे भी है, जैसे जो क्यूबन गवर्नमेंट कह रही है कि कॉम्पनसेशन हमें चाहिए, क्योंकि ब्लॉकेड के जो लॉसेस हुए हमें उसका भी कॉम्पनसेशन चाहिए। और वो इस बात पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि हमारे जो रेजीम है वो उस पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अमेरिका से हमारे रेजीम के खिलाफ, वो ब्रॉडकास्ट बंद किया जाए। ये सब मुद्दे अभी भी है। जी हाँ। मीरा शंकर जी, ये बताइए कि बराक ओबामा बड़ी अच्छी भाषण देने के लिए वो जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने जो कहा है वो भी शायद बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही फ़ख्र की बात है, बड़ा गर्व है उन्हें कि वहाँ क्यूबा में जो है फिर से हमारी एम्बेसी पे अमेरिकी झंडा लहराया जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन कैरी, वो जाएंगे और 70 साल बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि अमेरिका से जाएंगे वहाँ। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा घटा है, अमेरिका की राजनीति में, जिसको आपको लगता है कि ये नज़दीकियाँ बढ़ी हैं? एक तो ये है कि बराक ओबामा का ये पर्सनल इनिशिएटिव भी है। वो चाहते हैं कि लेगेसी में इसको ठीक करें और उन्होंने कहा है कि यूएस और क्यूबा अतीत के गुलाम नहीं हैं। दूसरा ये भी कहा कि ये ठोस मतभेद भी हैं दोनों देशों के बीच, पर वो इसमें भी सहमत हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, रिश्तों को एकदम से फ्रीज नहीं करना चाहिए जैसे कि रहे हैं। लेकिन क्या ये और दूसरा ये अचानक का हृदय परिवर्तन है ये? नहीं, ऐसा भी है। कई सालों से क्यूबा का जो आइसोलेशन यूएस चाह रहा था लैटिन अमेरिका में, वो तो टूट ही गया था, क्योंकि क्यूबा को सभी देश वहाँ मानते हैं
और जो अमेरिकाज़ की मीटिंग होती थी, समिट्स होती थी, उसमें यूएस ही एक तरीके से आइसोलेट हो गया था। आप ये भी देखिए, लैटिन अमेरिका में कई देशों में वामपंथी सरकार भी आई हैं, जैसे बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, और यूएस ने ऐसी नीति नहीं अपनाई है जैसे पहले। आप सोचिए, चिली में उन्होंने एक कू करवा दिया था। और अब जो है, थोड़ी रियलिज्म है पॉलिसी में, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है कि जो देश हैं वो अपनी सरकार अपने आप चुनेंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत आसानी से भी गले लग जाते उनसे, पर ऐसा भी नहीं है जो पुरानी नीति थी उनकी कि बिल्कुल ही नहीं उनको मानेंगे या टिकने देंगे, वो तो अब नहीं है। तो एक तरीके से सोचिए, थोड़ा रियलिज्म ज़्यादा आया है। और ये भी जान रही है यूएस कि उन देशों की नेशनलिज्म जो है उसको भी एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। क्योंकि पहले क्यूबा में अगर आप देखें, जब इनकी क्रांति हुई थी, तो ये क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नहीं थे, पर नेशनलिस्ट थे और समाजवाद ज़रूर लगाना चाहते थे। पर वो ऐसा था ना कि बटिस्टा की जो सरकार थी, यूएस में जब प्रोहिबिशन था, तो सारे बार्स, लिकर डेन्स, गैम्बलिंग डेन्स सब क्यूबा में थे। और अमेरिका से सब लोग जाके वहीं पे जो गलत चीजें करना इतिहास के चाहते पन्ने थे हम करते पलटेंगे थे। और देखेंगे कि क्या जो अंदरूनी क्यूबा है, जो असली क्यूबा है, क्या अमेरिका से रिश्ते बहाली के साथ ये क्यूबा के बदलने की भी एक शुरुआत हो सकती है। प्रोफेसर महापात्रा, ये बताइए कि बराक ओबामा ने ये भी कहा अपने भाषण में कि 90 मील की दूरी से हम अलग हुए हैं दो देश, और वापस जो है ये एक नया चैप्टर होने जा रहा है एंगेजमेंट का इस पूरे दशक में। और खास बात ये भी है कि कहीं ना कहीं अब जब वो कि जाने वाले हैं, बिल्कुल जाने के दिन नज़दीक हैं उनके, तो चाहते हैं इतिहास में उनका नाम दर्ज रहे। लेकिन इस सब के अलावा जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि जो ट्रेड एम्बार्गो है, जो कारोबारी जो पाबंदियां हैं, उसके लिए तो यूएस कांग्रेस की रजामंदी चाहिए। तो आपको क्या उस तरह के हालात ठीक लग रहे हैं? ऐसा हो पाएगा? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। तो अभी जो भी हो रहा है, सिर्फ बराक ओबामा ने चाहा, भाषण दे दिया, ये हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप क्यूबा की पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे तो क्यूबा काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से एक आइसोलेटेड कंट्री हुआ था। क्यूबा को वेनेजुएला ने काफ़ी एनर्जी सब्सिडी दे रहा था। अभी वेनेजुएला के भी एक आर्थिक स्थिति इतना बुरा हाल से गुजर रहा है कि क्यूबा को वहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। क्यूबा का ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया है। और क्यूबा के साथ जो कम्युनिस्ट नेशंस थे, धीरे धीरे देख रहे हैं कि चाइना तो अपना कम्युनिस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पूरा बदल डाला है। वियतनाम का भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। तो नॉर्थ कोरिया छोड़ के बाकी जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे वो क्यूबा के साथ थे, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वही लैटिन अमेरिका में जो देश क्यूबा को सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। और अमेरिका की तरफ से देखेंगे कि जब ओबामा इलेक्शन लड़े थे पहली बार, उसी टाइम उनका ये कहना था कि यूनिलैटरलिज्म और मिलिट्री फोर्स यूज़ ना करें, ज़्यादातर के एक लिबरल पॉलिसी और एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी की बात करें। तब से उनका ये था कि जो देश को दुश्मन माना जाता है उनके साथ कैसे रिलेशनशिप को बदल डालेंगे। उसमें क्यूबा भी एक देश है, ईरान दूसरे देश है। तो ये भी एक पहलू है। तीसरी कारण ये है कि अभी जिस ढंग से आतंकवाद फैल रहा है, और आतंकवाद अलग अलग किस्म के होते हैं। क्यूबा ने जितने भी लेफ्टिस्ट ग्रुप्स थे लैटिन अमेरिका में, सबको मदद कर रहा था, ट्रेन भी किया, अगर ऐसा भी आरोप है कि क्यूबा एक दोस्त बन जाए तो अभी जो भी कहीं इधर उधर ग्रुप्स हैं उनके भी सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें ये आर्थिक पर्सपेक्टिव में और राजनीतिक पर्सपेक्टिव में और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में भी देखना है। नहीं तो देखिए, छोटा सा देश 89 नॉटिकल माइल्स है फ्लोरिडा से, पेंसिल्वेनिया से भी छोटा है, मगर देश इतना बुरा नहीं है। 65% तो वहाँ गोरे रहते हैं, ब्लैक्स तो ओनली 10% है। और उसी देश में जब फिदल कैस्ट्रो थे, CIA ने 800 से ज़्यादा बार उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की थी, नाकाम भी रहे थे। क्यूबा सोवियत यूनियन का इतना बढ़िया दोस्त था, क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अभी जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अभी भी निकला है, उसमें से अमेरिकन को ये भी पता नहीं था कि सोवियत यूनियन ने कितना मिसाइल रखे थे। और जिस तरह से उनका जो असेसमेंट था, सारे गलत निकला। तो क्यूबा एक इम्पॉर्टेंट देश है, उनका आर्थिक जो सिस्टम है इतना बुरा नहीं है, उनका जो पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे को नज़र में रखते हुए क्यूबा एक बिजनेस
अट्रैक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है अमेरिकन बिजनेस के लिए। तो ये और क्यूबा भी ये सोच रहा है कि अमेरिकी बाजार उससे बाकी मिल जो जाएगा। आपका प्रश्न जो है कि रिपब्लिकन डोमिनेटेड कांग्रेस में क्या रवैया होगा क्या नहीं होगा, वो कोई मुद्दे को लेके अभी देखिए इलेक्शन आने वाला है 2016 में, तो सारे वो राजनीतिक फुटबॉल बनेंगे अमेरिका में। सिद्धार्थ वरदराजन जी, ये बताइए, फिलहाल आपने तीनों मेहमानों की बातें सुनी हैं कि किस तरह से वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है वाकई कि अचानक 50-60 साल गुजर जाने के बाद, आधी सदी के बाद दोनों देशों को ये एहसास हुआ कि चलिए हाथ मिलाया जाए, बड़ी भल मानसता के साथ ये सब कुछ हो रहा है? या आपको लगता है कि आर्थिक वजहों के अलावा घोर राजनीतिक वजहें भी हैं क्यूबा से हाथ मिलाने की, खासकर अगर अमेरिका की दृष्टि से देखें? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मेरा मानना है, बदलाव जो है मतलब ये बदलाव जो है अमेरिकी नीति में मुझे नज़र आ रहा है। क्यूबा के तरफ से कभी ऐसा कोई इनका स्टैंड नहीं था कि हम कूटनीतिक संबंध या आर्थिक संबंध अमेरिका के साथ नहीं रखना चाहते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और आर्थिक जो रिश्ते हैं, इसका एक तरफा खात्मा जो है यूएस ने किया, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम कोशिशें की पिछले 20-30 साल में, 40 साल में, कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क ना हो जो क्यूबा से आर्थिक रिश्ते बनाए। अमेरिका ने ऐसे कानून बनाए तीसरे मुल्कों को एक तरह से निशाना बनाने के लिए कि जो कंट्री या उनके जो कंपनीज हैं क्यूबा में निवेश करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। तो ऐसा ये अमेरिका का स्टैंड था, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से रेजिम चेंज में विश्वास करता था कि किसी न किसी तरीके से क्यूबा की जो सरकार है, क्यूबा की जो हुकूमत है, उसको हटाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए। मुझे लगता है कि ओबामा, और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से बहादुरी है उनकी, कि अमेरिकन पॉलिसी की असफलताएं को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये सोचा कि भाई आगे अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर क्यूबा को हम आइसोलेट नहीं कर पाए, अगर तमाम कोशिशों के बावजूद क्यूबा अभी भी अपने पैरों में खड़ा है, अभी भी जो है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्र में वो तरक्की भी कर रहा है। चिंतामणि जी ने जिक्र किया उसके आर्थिक जो सिस्टम है, लेकिन मेडिकल हेल्थ स्फीयर में काफ़ी जो है, जैसे आज ही जो है, आज कल खबर आई कि बिल्कुल किस तरह से HIV संक्रमण को माँ से बेटे तक फैलने का जो एक बहुत बड़ी समस्या थी दुनिया भर में डॉक्टर्स के लिए, क्यूबा ने एक तरीका निकाला है एड्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और दुनिया को देन होगी उनकी। जब अफ्रीका में इबोला वायरस का संक्रमण शुरू हुआ तो क्यूबा से सबसे पहले जो है डॉक्टर गए वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। तो क्यूबा एक ऐसा मुल्क है, तो जाहिर है कि अमेरिका जो है सफल नहीं हुआ है, तो अब एक चेंज स्ट्रैटेजी के तौर पे ओबामा साहब कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यूबा के साथ अब रिश्ते बनाए जाए। और क्यूबा ने, मुझे लगता है कि 1 मिनट की भी देरी नहीं की उस ओपनिंग को स्वीकार करने के लिए, उस ओपनिंग को इंकरेज करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छी बात है कि क्यूबा ने जो 50 साल का जो कड़वा इतिहास है उसको एक तरह से बाधा नहीं बनने दिया, और उन्होंने ज़्यादा तू मैं की सियासत भी शायद नहीं खेला। अमेरिका ने जब कहा कि भाई रिश्ते बनाएं, तो क्यूबा ने कहा बिल्कुल हमको बनाना चाहिए जी। तो अगला कदम जो है, अब जैसे चिंतामणि जी ने कहा कि भाई चुनाव आने वाले अमेरिका में, कांग्रेस का रुख क्या होता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में आप एक एम्बार्गो को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उनको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। और क्यूबा तो चाहेगा कि जो आर्थिक बाधाएं, जो रुकावटें हैं, उसको पूरी तरह से खारिज किया जाए, ताकि एक नॉर्मल रिश्ता जो दो नेबर्स के बीच में होना चाहिए, क्यूबा और अमेरिका के बीच में बने। जी। सिद्धार्थ वरदराजन, इसके अलावा अगर दुनिया की राजनीति को हम देखने की कोशिश करें, जो एक तस्वीर बनती थी अब तक कि अमेरिका वर्सेस ईरान और क्यूबा और इस तरह के देश जो कहते थे, अब अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि अमेरिकन जो हेजेमनी है उसके खिलाफ खड़े रहते थे, और अमेरिकी जो विरोध है उसके सिंबल के तौर पर, उसकी पूरी एक प्रतिमूर्ति के तौर पर खड़े रहे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं पिछले दिनों में ईरान से भी बातचीत चल रही है, एक तरह से की शांति प्रक्रिया जैसी लगती है, और अब क्यूबा भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये दुनिया की राजनीति में धीरे धीरे उस तरह का बदलाव है जहां बहुत ज्यादा धुर विरोध नहीं होगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ने एक तरह से सबक सीखा है पिछले 25-30 साल के इतिहास से, कि आप ज़बरदस्ती जो है आप रेजिम चेंज लागू नहीं करा सकते। अगर कोई और मुल्क है जिनके नीतियों के साथ आप अग्री नहीं करते,
तो ज़बरदस्ती जो है आप वहाँ पे फेरबदल नहीं ला सकते, आप सरकार को नहीं बदल सकते, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो क्यूबा हो। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह से अब ये एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि भाई कोई अगर हम चेंज चाहते हैं तो बातचीत के ज़रिए होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए होना चाहिए, ताकि एक दो देशों में समझौता हो, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम होगा, ये अच्छी शुरुआत है अगर अमेरिका वाकई में इस दिशा में जा रहा है। लेकिन जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव के बाद ओबामा चले जाएंगे, उनकी जगह में कौन आते हैं, उनका रुख क्या होगा, अमेरिकन कंपनीज के इंटरेस्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को दिशा देती हैं। और मुझे लगता है कि अभी कहना कि पूरी तरह से अमेरिका ने अपने पॉलिसी में चेंज लाने की का फैसला किया है, ये शायद थोड़ा प्रेमेच्योर होगा। जी भास्कर बालकृष्णन जी, ये बताइए कि वो वजहें जिनके तहत ये जो रिश्ते थे अमेरिका और क्यूबा के जो टूटे हैं, या जिस तरह से सिद्धार्थ वदराजन कह रहे हैं कि एक तरफा अमेरिका ने अपने को अलग किया, वो वजहें अपनी जगह बनी हुई हैं, चाहे वो वामपंथी नीतियों की बात करें या और दूसरी चीज़ों की बात करें। क्या आपको लगता है क्यूबा में उस तरह का कोई बदलाव है जिससे अमेरिकी जनता को वापस जाकर बराक ओबामा ये कन्विंस कर सकें कि हमने इस वजह से हम अब नज़दीक आ रहे हैं? जहाँ तक क्यूबा का सवाल है, ये जो एक मुद्दा रहेगा जो मानव अधिकार का, तो क्यूबन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी इससे। और ओबामा ने खुद कल कहा कि वो एंगेजमेंट के ज़रिए ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। क्यूबन जो आम आदमी है उनके साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए कुछ कोशिश ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन ये जो मानव अधिकार का मुद्दा, ये तो रहेगा। ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि कैसे स्टेट को गवर्न करना। जहाँ तक क्यूबन की जो सवाल है, वो समझते हैं कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम है उसके अंदर डेमोक्रेसी ले आ सकते हैं, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन विद इन जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ओपन अप करके डेमोक्रेटाइज करेंगे, उसमें इलेक्शंस करेंगे पार्टी पोजीशंस के लिए। जहाँ तक आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो तो रिफॉर्म्स शुरू हो गए हैं, 1-2 साल से चले हैं। अगर उन्हें गिने रिफॉर्म्स को, तो उसमें ये भी बात हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया जाएगा। इसके अलावा जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको लिबरलाइज किया जाएगा, और साथ ही बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी ट्रैवल वगैरह के लिए क्यूबा में जिस तरह की गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती रही है अब तक, उसको थोड़ा आसान किया जाएगा। तो ये क्या अमेरिका का असर है या वाकई ऐसा पहले से शुरू हो गया था? नहीं, ये तो क्यूबन सिस्टम है ना, उसमें जो वेनेजुएला से एनर्जी सब्सिडी वो कम हो गई है। पहले भी जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो क्यूबा को बहुत बड़ा धक्का मिला। तो ये जो क्यूबन लीडरशिप, उनकी राय है कि जो पहले की इकोनॉमिक सिस्टम है इनएफिशिएंट है, तो स्टेट सेक्टर काफ़ी इनएफिशिएंट है, और वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं चाइना के एक्सपीरियंस से। जहाँ चाइना ने इतनी अच्छी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अचीव किया है, तो वो भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के ज़रिए क्यूबन इकोनॉमी को इम्प्रूव करें। तो ये रिफॉर्म प्रोसेस चलेगी, लेकिन हालांकि चाइना और क्यूबा अलग अलग देश हैं और सिचुएशंस भी अलग हैं। जहाँ तक यूएस का सवाल है, जो प्रदेश है यूएस में, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रदेश हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाए। जहाँ तक ट्रेड, टूरिज़्म और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये काफ़ी इंटरेस्ट है नॉर्मलाइज करने में। लेकिन जो कांग्रेस में है, ऐसे लगता है कि जो कदम कांग्रेस को लेना है, लेजिस्लेशन और ब्लॉकेड को लिफ्ट करना, जैसे हेल्म्स बर्टन एक्ट है, ये ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होगी। और जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जो लिफ्ट करने की बात है, वो उसके लिए बहुत टाइम लगेगी। जी मीरा शंकर जी, इसके अलावा सवाल कई ये भी उठ रहे हैं कि दुनिया की राजनीति में अगर देखें तो वामपंथी विचारधारा कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो फिर किसी देश में चुनाव होता है और अचानक वामपंथी विचारधारा के पर लोग चुनकर आ जाते हैं। इसके अलावा समाजवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं उसका भी एक सिंबल बना हुआ था क्यूबा। जिस भी तरह उनके नागरिक रहते थे, लेकिन उनमें से बेशतर ये समझते थे कि शायद उन्हें जिस तरह से वो रहते हैं, उन्हें अपनी ख़ास पहचान के ऊपर एक तरह का गर्व था। क्या यहाँ से इस तरह का समाजवाद, वामपंथी विचारधारा के डाइल्यूशन की तरफ, थोड़ा बहुत घुलने की तरफ कोई इशारा है? आर्थिक तौर पे तो रिफॉर्म्स कर रहा है क्यूबा। जब से राउल कास्ट्रो वहाँ आए हैं तो उन्होंने ये भी समझा है कि पुराने तौर से अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, और क्यूबा को काफ़ी सदमा भी लगा, जैसे कि पहले लोगों ने कहा है, पैनलिस्ट ने। एक तो पहले जब सोवियत यूनियन गिरा, क्योंकि चीनी क्यूबा से सोवियत यूनियन को बेची जाती थी और वो काफ़ी दाम देते थे क्यूबा को उस चीनी का, तो वो ट्रेड एकदम से ठप हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ा।
अब वेनेजुएला की कठिनाई की वजह से फिर प्रभाव पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वो ये भी चाहते हैं कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए इंक्रीमेंटली, एकदम से बहुत रैडिकल रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर इंक्रीमेंटली धीरे धीरे खोल रहे हैं इकोनॉमी को। पॉलिटिकली जैसे कि भास्कर बालकृष्णन ने कहा, डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश है, पर प्लूरलिज्म की तरफ नहीं जा रही उनकी पॉलिटी। अभी तो वैसे ही चल रही है सिंगल पार्टी, और देखना पड़ेगा आगे क्या होता है जाके, क्योंकि एक तरीके से जैसे मैंने बोला कि नेशनलिज्म थी कास्ट्रो की क्रांति में, फिर क्योंकि दबाव डला बाहर से तो एक तरफ कम्युनिज्म की तरफ भी चली गई। जब ढील पड़ती है तो देखना पड़ेगा कि अंदरूनी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कहाँ जाती हैं। पर ऐसा है कि राजनीतिक तौर पे अभी स्थिरता है वहाँ, हेल्थ सिस्टम बड़ी अच्छी है, रेशियल इंटीग्रेशन अच्छा है, आर्ट्स और स्पोर्ट्स भी बड़ी अच्छी हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और लोग चाहते हैं कि इसको किसी बदलाव तरीके से बदलाव आए। जी प्रोफेसर महापात्रा, ये सवाल कई उठ रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह की पॉलिटिक्स है और जिस तरह की इकोनॉमिक्स है, ज़्यादातर देश अब एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। क्या ऐसे में, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी का दौर है कि सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, क्या कुछ देश वाकई अलग थलग अलहदा रह सकते हैं जैसे क्यूबा रह रहा था, या जो संकेत हमें नज़र आ रहे हैं वो इसकी तरफ इशारा है कि शायद अब अलग तरीके से स्टैंड अलोन इकोनॉमीज़ नहीं अस्तित्व में आ सकती हैं? क्या ये इशारा है? पहले तो आपने सही बताया, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन से कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब क्यूबा के ऊपर एम्बार्गो लगी थी तब भी क्यूबा का सबसे ज़्यादा फूड इंपोर्ट अमेरिका से ही हो रहा था। अमेरिका से कम 1.4 से 2 बिलियन डॉलर रेमिटांसेस हुआ करते थे क्यूबा को। तो ये टोटल कट ऑफ रिलेशनशिप नहीं था। और अभी जिस तरह से सिस्टमिक बदलाव आ रहा है, देखिए चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अभी जिस तरह से चाइना का ग्रोथ हुआ है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाइनीज वैरायटी का एक सक्सेसफुल लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना जाता है। चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, चाइना एक मॉडल जैसे उभर रहा है। काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो चाइना को देखते हैं कि वो वाशिंगटन कंसेंसस छोड़ दो, बेजिंग कंसेंसस देखो। बेजिंग उनके लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। तो जैसे एम्बेसडर मीरा शंकर ने बोला है कि क्यूबा भी देखता है कि चाइना में जिस तरह से बदलाव आया है, वियतनाम कोशिश कर रहा है, क्यूबा क्यों ना करे। तो इसीलिए पूरे दुनिया में देखेंगे, एक तरफ जो वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिज्म, कमर्शियल कैपिटलिज्म का जो अचीवमेंट जब से 2008 से फिनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया एंड देन रिसेशन शुरू हो गया, उसका एक अट्रैक्टिवनेस कम हो गया है। कम्युनिज्म जिस तरह से सोवियत यूनियन में गिरावट हुई, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म भी एक अट्रैक्टिव सिस्टम नहीं रहा। तो जिस तरह का एक कंप्रोमाइज फॉर्म जो है चाइना में या अभी जो वियतनाम में होने जा रहा है, वो सारे हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे नया किस्म का एक सिंथेसिस बन रहा है। और क्यूबा उसी दिशा में जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को नकार नहीं सकता। ज़्यादा देर तक अगर अमेरिका का ट्रेड एम्बार्गो चले तो क्यूबा के हित में नहीं है। और क्यूबा का जो, जैसे सिद्धार्थ जी ने इतना अच्छा बात की वो मेडिकल के सिस्टम के बारे में, क्यूबा एक छोटा सा देश 13 देश में अपना डॉक्टर्स को भेजा है। एक तरफ इतनी तरक्की है, दूसरी तरफ इंटरनेट की भी वहाँ रैशनिंग होती है, इंटरनेट भी राशन के जरिए मिलता है। दिस द सोशल मार्केट इकोनॉमी, सोशल मार्केट wirtschaft, and China also has a similar phrase. जी सिद्धार्थ मधुराजन जी, आखिरी सवाल मेरे पास, सिर्फ आखिरी 2 मिनट बचे हैं। ये बताइए कि क्या ये एक तरह से संकेत है कि अमेरिका भी, दुनिया तो पहले मान चुकी थी लेकिन अमेरिका भी अब मान रहा है कि जो सुपर पावर का जो उसका स्टेटस था अब वो नहीं बचा है जहां वो विरोध की राजनीति कर सके? क्या आपको लगता है ये भी एक सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप में एहसास हो रहा है अमेरिका को? नहीं, ये हकीकत है। और अमेरिका जो है अब चाहते हुए भी जो है क्यूबा में रेजीम बदलाव जो है नहीं कर पाया है। तो एक तरह से ये क्यूबा की जीत है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब क्यूबा के आगे अब बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि भाई जब अमेरिका के साथ एक ओपन रिश्ता दोबारा कायम होगा और जब लोगों को आना जाना होगा,
तो ये भी एक तरह से आपके सियासी जो आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस पे दबाव डालेगा। और इसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, आप इस बात के आप में काबिलियत है अपने सिस्टम को ज़्यादा लचक लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, या आप एक पुराने सिस्टम में अड़े रहेंगे जिसमें नौजवान जो है जो आप उनको पूरी तरह से इंटरनेट यूज़ नहीं करने देते, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं जिनको रोका जा सकता है। ख़ास तौर पे जो आर्थिक जो फाइनेंस कैपिटल का जो दबाव है वो क्यूबा उसको रोके, और ये अच्छा रहेगा क्यूबा के लिए। लेकिन जो एक पॉलिटिकल कल्चर है, एक ओपननेस जो होना चाहिए किसी भी एक आधुनिक या मॉडर्न सोसाइटी में, उसको अपनाना क्यूबा के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यूबा उसको किस तरह से अपना लेता है, साथ साथ अपने पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बरकरार रखते हुए, ये मुझे लगता है कि क्यूबा की लीडरशिप की सबसे बड़ी चुनौती होगी आने वाले जी, दिनों में। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कैसी अपनी यूनिक जो पहचान है उसको बचा के रखते हुए अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए अगर अमेरिका के नज़दीक जा रहा है क्यूबा, तो शायद इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। अमेरिका की भी अपनी राजनीतिक मजबूरियां ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए कम से कम ये फैसला बेहतर होगा। हालांकि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं और ये देखना भी बाकी है कि आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ता है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।